Hello and Assalamu alaikum students. During this meeting, I am going to discuss with you the chapter number 3, which is about managing teams and organization. Managing teams and groups, and these are the learning objectives for this chapter. First, we are going to discuss about introduction of teams, groups, and group dynamics, and what are the difference between teams and the groups, and what are the components of the group dynamics. And then we are going to discuss in detail about the group dynamics, why we form groups, types of the groups, and Hollenbeck typology of the group properties and processes. Then we will discuss about developing team. What are the different stages of development of the team? What is the reflexivity? What are the team roles? And what are the team roles as described by Belbin? And then how team manage their conflicts and toxic handling. After completing this topic, you will be able to describe the concept of the group dynamics and the process of group development and understand the properties and the processes of groups. Explain the processes through which teams are formed and the various models of the team development, and understand that there is a dark side to the teams and team working in organization as well, and describe toxic emotions and how to deal with them in organization and teams. तो अब बुनियादी सवाल, हम इस सवाल के ऊपर गौर करते हैं कि टीम और ग्रुप्स के अंदर बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क होता है, टीम्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल के पास ये तमाम इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वह तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसलिए टीम्स के रिसोर्स टीम्स को इस्तेमाल किया जाता है। टीम्स के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और टीम्स का कॉन्सेप्ट जो है एक बुनियादी तौर पे तो ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही आया है, और ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो एक इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर और सोशियोलॉजी के अंदर इसके हवाले से बात की गई है। लेकिन आजकल के ज़माने में और ख़ासतौर पर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर टीम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी किया जाता है और टीम के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट भी किया जाता है। अब अगर हम टीम की तारीफ करें, टीम की डेफिनेशन करें, तो टीम रेफर्स टू टू और मोर पीपल साइकोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्टेड टुगेदर to achieve common goals and share responsibility and accountability for outcomes। अब अगर आप मुख्तलिफ किस्म की टीम्स के अंदर काम कर चुके हैं या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स खेली और स्पोर्ट्स की टीम के अंदर आपने काम किया, तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह की डिपेंडेंसी जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं जब आप लोग खेल रहे थे। खासतौर पे वो जो स्पोर्ट्स जो कि टीम स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह के फुटबॉल है, जिस तरह के हॉकी है, और इवन अगर आप टेबल टेनिस भी खेलते हैं जिसमें दो लोग मिलकर खेल रहे हैं, तो उसके अंदर एक टीम डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और साइकोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है और इससे हमारी क्या मुराद है? देखें, इसमें एक तो बुनियादी मकसद साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि दैट कैन बी डिफाइंड एज assumptions, beliefs and expectation held between one person and another or within a group, organization, or some other collective entity about the nature and the function of the relationship between them। अच्छा, ये हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से बुनियादी मकसद तो ये है कि आपकी assumption, belief and expectation दूसरे जो टीम के अंदर लोग काम करें उनके हवाले से आपकी क्या है। मतलब अगर आप एक जगह पे एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और वहाँ और लोग भी काम करते हैं, और आपको लगता है कि जनाब ये ईद का इवेंट आ रहा है और ईद के इवेंट के ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, और बहुत ज़्यादा वहाँ इसका क्लाइंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले के अंदर क्रश होगा, तो आप कहेंगे कि अच्छा जी अब हम लोग मिलकर काम करते हैं इस हवाले से, जो मैनेजर भी और वो जो वहाँ के रेस्टोरेंट के सर्वर्स हैं और इसके अलावा कुक हैं, वो सारे लोग मिलकर इसके हवाले से काम करेंगे और आप सब लोगों की परफॉर्मेंस एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो कि लोग आ रहे हैं वहाँ एज अ क्लाइंट आ रहे हैं, जो लोग वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं, उनकी बात ये ज़रूरी नहीं है कि वो एज अ टीम काम करें। वो क्लाइंट हो सकता है, वो ग्रुप्स के सूरत में आए, हो सकता है किसी बसों की सूरत में आए, किसी जगह से आए, मुख्तलिफ जगहों से आए, तो वो एज अ ग्रुप होंगे जो कि एक पूरा क्लाइंट्स का ग्रुप है, कस्टमर का ग्रुप है। लेकिन आप एज अ जो कि रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग होंगे वो एज अ टीम काम करेंगे उस इवेंट के हवाले से।
तो टीम के हवाले से ये ज़रूरी है, टीम की भी एक फॉर्म ऑफ ए ग्रुप है, लेकिन ग्रुप से जो उसके कुछ सटल से डिफरेंसेस हैं, जो कि डीप डाउन डिफरेंसेस हैं। एक तो उसके अंदर ये है कि दे हैव सम शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स। आउटकम्स के हवाले से टीम के मेंबरान की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, जिस तरह ग्रुप की नहीं होती। इस तरह आप क्लास के अंदर सब लोग करते हैं। अगर आप लोग क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन के लिए इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन करते हैं। बीइंग अ ग्रुप, आप एक क्लास का ग्रुप हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, अगर आपके ग्रुप्स बना दिए जाएं और आपको कहा जाए आपका ग्रुप टास्क है, तो फिर वो ग्रुप टास्क जो होगा आपके लिए जो होगा, उस केस में आप लोगों की डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी का होना बहुत ज़रूरी है टीम के कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंसी उस तरह की एग्जिस्ट करती हो। और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के साथ एक एजम्पशन हो, एक एक्सपेक्टेशन हो कि ये शख्स ये काम करेगा या ये मेरे इस शख्स का ये रोल है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ग्रुप के अंदर उस तरह प्रेजेंट नहीं होते जिस तरह टीम के अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, उस तरह की इंटरडिपेंडेंसी जो है वो एज्यूम्ड नहीं होती टीम के हवाले से, सॉरी ग्रुप के हवाले से, जिस तरह की टीम के अंदर इंटरडिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये एक बुनियादी फर्क है जो कि ग्रुप और टीम के कॉन्सेप्ट में है। तो इसलिए, क्योंकि इस टीम के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया जाता है लीडरशिप के तनाजुर के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी तनाजुर में, इसलिए उसकी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग एज अ ग्रुप काम करते हैं, एज अ टीम नहीं काम कर रहे होते वो। तो इस हवाले से ये बात है। अच्छा, टीम के साथ एक और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अक्सर लोग टीम वर्क की बात करते हैं, और टीम वर्क बड़ा डिफिकल्ट सूरतों में हो जाता है जहाँ इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज हों टीम्स के दौरान। और टीम वर्क से मुराद ये होती है कि इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर काम नहीं करता, बल्कि टीम के इंटरेस्ट में काम करता है, तो तभी वो एक टीम वर्क कहलाता है, जिसको हम टीम स्पिरिट भी कहते हैं। लोग टीम स्पिरिट में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं टीम के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। क्योंकि आपने देखा पिछली स्लाइड में मैंने ये तारीफ की थी कि टीम जो है वो एक कॉमन पर्पस के लिए भी एग्जिस्ट कर रही होती है, इनका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये गोल अचीव करना चाहते हैं। तो अब हम एक जो कि इन तमाम मामलात के अंदर किस तरह ग्रुप बनते हैं और किस तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनके प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह वो फंक्शन करते हैं। तो ग्रुप डायनामिक ये के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है जो कि पॉपुलराइज किया नोल्स ने 1972 में, और उन्होंने रेफर किया तमाम रेफर्स टू द अंडरलाइंग एटीट्यूड, परसेप्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप्स। So this group dynamics is relevant in both formal and the informal groups of all types. In a sense, group dynamics is concerned with the study and analysis of any form of interaction that occur within the group context. तो जिस तरह की भी कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन उस ग्रुप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, उसके हवाले से ग्रुप डायनामिक्स के अंदर डिस्कशन की जाती है। और लेकिन एक इसमें बुनियादी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी फॉर्म ग्रुप्स, हम क्यों ग्रुप्स बनाते हैं, इंसान जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में क्यों काम करना पसंद करता है और ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, लेकिन बहरहाल कुछ थ्योरीज जो हैं वो चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरीज के हवाले से भी बात की जाती है। मसलन अगर इमेजिन योर सेल्फ कि अगर आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ जो है आपको लगता है कि अगर हम किसी पुराने ज़माने में हैं और आपको लगता है कि आप जो है किसी प्रीडेटर का शिकार हो जाएंगे, तो लोग ग्रुप फॉर्म के अंदर रहें ताकि कोई प्रीडेटर आए तो वो मिलजुल कर उसका मुकाबला कर सकें। बहरहाल ये तो एक सेफ्टी की नीड की वजह से भी लोग बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों के हवाले से। और कि हम सर्वाइवल के लिए अपने किसी ग्रुप का फॉर्म के अंदर रहे हैं, ग्रुप की फॉर्म के अंदर लोग रहते रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, कबीले थे, ताकि उनका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़े, लेवल ऑफ सेफ्टी बढ़े, जब और भी उनके साथ के लोग जो होंगे वहाँ मौजूद होंगे। दूसरी वजह जो ग्रुप बनाने की है वो बिलोंगिंगनेस के, अगर हम कोई भी अगर देखते हैं, अगर आप साइकोलॉजी की कोई टेक्स्ट बुक उठाते हैं और जहाँ हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉज,
is are considered problems for individual because they cannot function effectively as a part of society। तो जिसको वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी कह रहे होते हैं, वो इसको समझते हैं कि एज अ ग्रुप के अंदर लोग काम नहीं बेसिकली इफेक्टिवली कर पाते, इसलिए इसको वो एबनॉर्मेलिटी कंसिडर कर लेते हैं। एनी हाउ, तो अगर आप क्लासिक टेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, डैनियल कैट्स एंड रॉबर्ट काहन का, and they said being part of something beyond the physical self, the individual can achieve a sense of belongingness and can anticipate in accomplishments beyond individual powers. Moreover, affiliating with others can extend the ego in time as well as space, for individual can see their contribution to the group as enduring over time even though they themselves may not survive। तो बहरहाल ये एक साइकोलॉजिकल नीड भी है, इस वजह से भी लोग जो है बिलोंगिंगनेस की नीड की वजह से आप फैमिली के अंदर, ग्रुप ऑफ फ्रेंड के अंदर, वर्क टीम के अंदर, स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर, रिलीजियस ग्रुप के अंदर, नेशनलिटी के अंदर लोग लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि आप कुछ कुछ जगहों पे आपको बड़ी अच्छी फील आती है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं, कुछ जगहों पे आपको अच्छी फील नहीं आती। तो आप इसके हवाले से एक प्रैक्टिस, एक टीम फीलिंग की एक्सरसाइज है आपकी बुक में, वो भी आप कर सकते हैं कि आप फील करें कि अगर आप जिस ग्रुप में बिलोंग, जब आप जिसको आप महसूस करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है तो क्या फीलिंग आती है, और जिस ग्रुप के अंदर आप समझते हैं कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता तो फिर आपकी क्या फीलिंग आती है। इसी में बिलोंगिंगनेस के हवाले से जो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है इन ग्रुप बायस और आउट ग्रुप बायस के हवाले से। अच्छा, इन ग्रुप बायस रेफर्स टू द प्रोसेस by which members of a group favor or treat members of their own group with preference over other। यानी एक प्रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं वो अपने ग्रुप मेंबर्स के हवाले से दूसरे ग्रुप मेंबर के मुकाबले में। मसलन विद इन द ग्रुप जो है कुछ मेंबरान को जो है वो फेवर देते हैं, अब इन और कुछ लोगों को वो समझते हैं कि वो इस ग्रुप से आउट ग्रुप हैं। तो बहरहाल इस तरह के बायस जो हैं उनकी डेवलप होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, और लोग जो हैं वो समझते हैं, कुछ लोगों के साथ उनकी आदत मिलती हैं, कुछ बिलीफ मिलते हैं, कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, इसकी वजह से वो एक इन ग्रुप विद इन द ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ लोगों को वो कुछ नेगेटिव ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से अगर इस तरह की आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो जाए इन ग्रुप और आउट ग्रुप की विद इन दैट ग्रुप, तो उन इन ग्रुप और आउट ग्रुप के दरमियान भी मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और मसलन आप प्रेजुडिस, डिस्ट्रस्ट, हेट्रेड, एंगर उन मेंबरान के खिलाफ जिनको आउट ग्रुप समझा जा रहा हो, और इसके नतीजे के अंदर नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। और जो लोग इन ग्रुप के मेंबर हैं जितना ज़्यादा वो ये बिलीव करेंगे कि जो आउट ग्रुप के मेंबर हैं वो उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उतना ही इस किस्म की नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होंगी, उसी तरह के कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, और इसकी वजह से ग्रुप को जो है वो ओवरऑल ग्रुप को जो है वो थ्रेट क्रिएट होगा। देखें, ग्रुप कोहेशन और आइडेंटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि बहुत दफ़ा जो लोगों को टीम को मैनेज करना जो है ना, ये डिफरेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्ट है। तो बहरहाल अभी हम देखेंगे थोड़ा सा और इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे कि ग्रुप्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स, or the two major categories of the groups in the organization, the formal groups and the informal group। Informal group forms outside the formal structuring of the work, roles and activity। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, आपका इनफॉर्मल ग्रुप जो है उन कॉलीग के साथ हो सकता है जिनके साथ आप लंच करने के लिए जाते हैं, या फिर आपका वो वर्कमेट हो सकते हैं जिनके साथ आप वीकेंड के ऊपर फुटबॉल खेलते हैं, या फिर कोई और सोशल एक्टिविटी के अंदर उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपके इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। और फॉर्मल ग्रुप वहाँ होते हैं जो कि एक आपका एक जो रोल्स आपको दिए गए हैं उन ग्रुप्स के हवाले से, मतलब मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, एचआर के डिपार्टमेंट में है, या मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल डिपार्टमेंट में आप काम करें, वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो है वो आपका एक फॉर्मल ग्रुप है। अब इसमें कुछ ग्रुप जो होते हैं वो क्लोज ग्रुप होते हैं। जिस तरह कुछ ग्रुप होते हैं, जिस तरह अगर आप देखें कि डॉक्टर्स की कोई टीम है, सर्जन्स की कोई टीम है, और उस ग्रुप के अंदर आने के लिए आपको एक खास स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास खास स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस होगा, तभी आप उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते।
और उन ग्रुप्स की आप उन ग्रुप्स को एज अ क्लोज ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस हैं, बैरियर्स हैं उनको ज्वाइन करने के हवाले से, मेंटेन करने के हवाले से, और इवन सीजिंग अ मेंबरशिप। अगर आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे नहीं आते, मतलब उनकी कुछ सर्टिफिकेशन हैं, तो आप उस ग्रुप से बाहर भी हो सकते हैं। इसी तरह जैसे आप लोग स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर लें, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपको कोई टीम बनाने के लिए जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की वजह से वो ग्रुप की मेंबरशिप जो होगी वो क्लोज्ड ग्रुप होगी, हर एक के लिए ओपन नहीं होगी, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होगी। या फिर एचआर मैनेजर्स हैं और उनके लिए सिर्फ अगर मास्टर एचआर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर भी वो ग्रुप जो होगा क्लोज हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस अगर नॉलेज अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट हो कि बार बार किया जाए, इसको हवाले से ऑनगोइंग एग्जामिनेशन दिए जाएं, अपने नॉलेज को अपडेट किया जाए, और वो अगर नहीं करते तो फिर हो सकता है वो आपको उस प्रोफेशनल बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बहरहाल ये क्लोज ग्रुप और ओपन ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ओपन ग्रुप्स यूजुअली हैव अ फ्री मेंबरशिप एंड नो बैरियर्स टू एग्जिट एंड अट्रैक्ट पीपल ड्यू टू शेयर्ड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर ओपन ग्रुप की मेंबरशिप की कोई जरूरी नहीं कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह यूट्यूब है और टेडेक्स है या फेसबुक है। अब ये जो ग्रुप बने हुए हैं इसके अंदर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप जब चाहे शामिल भी हो सकते हैं और जब चाहे आप इसमें से निकल भी सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपकी बुक में टेबल 3.1 के अंदर डिफरेंट टीम्स इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उन्होंने बताया हुआ है, एडवाइस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीम के हवाले से, जहाँ प्रोडक्शन एंड सर्विस टीम्स हैं, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट टीम्स हैं, फिर आपकी एक्शन एंड नेगोशिएशन टीम्स हैं, फंक्शनल टीम्स हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स हैं। तो ये मुख्तलिफ टीम्स की फॉर्म है जो कि ग्रुप के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, हॉलनबैक ने कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट की थी टीम के हवाले से। उसने कहा था टीम्स की टाइप तो बड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ मामलात के अंदर उनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो एक अच्छी उसने टाइपोलॉजी क्रिएट किया, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा था कि 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टीम्स को डिफरेंशिएट करने के हवाले से, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स हैं, लेकिन 3 आप कॉन्सेप्ट के जरिए से उन टीम्स को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहली बात है स्किल डिफरेंशिएशन, और skill differentiation refers to the degree to which team members have functional or specialized knowledge that makes each member replaceable or substitutable। मतलब ये है कि आपकी टीम मेंबर का जो कि लेवल ऑफ फंक्शनल नॉलेज है, लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो किस लेवल के ऊपर है। क्या वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल है या कोई एडवांस लेवल है, और क्या किस तरह क्या वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेबल उनके लिए इजी है या मुश्किल है। अगर आपके पास हाईली कोई इस तरह के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल हैं, कुछ सर्जन हैं इस तरह के, इनको रिप्लेस करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो वो एक टीम की स्किल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। और अगर कोई एक बिल्कुल ही डेली वर्क कर रहा है जिसको आपको लगता है कि इस तरह की रिप्लेसमेंट करना आसान है, तो टाइप्स ऑफ टीम के अंदर ये डिफरेंशिएशन स्किल की, ये टीम मेंबर का जो स्किल सेट है वो क्या है। दूसरा जो उसने बताया, अथॉरिटी डिफरेंशिएशन रेफर टू हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इज हैंडल्ड विद इन द टीम। इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर टू डिसाइड, इज इट अ सब ग्रुप ऑफ द टीम और द कलेक्टिव टीम एज अ होल। अब अथॉरिटी डिफरेंशिएशन, अब एक इंडिविजुअल के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की उस ऑर्गेनाइजेशन की में, उस टीम में, या पूरी टीम मिलकर डिसाइड करती है, उन कलेक्टिव मामला को देखती है। डिसीजन मेकिंग पावर जो कलेक्टिव टीम के पास है, या किसी सब ग्रुप के पास है, 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो कि मिलकर इस हवाले से डिसीजन करते हैं। तीसरी बात है टेम्पोरल स्टेबिलिटी की, और टेम्पोरल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच टीम मेंबर्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर इन द पास्ट एंड whether they expect to work together in the future। जी, टेम्पोरल स्टेबिलिटी के हवाले से तो मैं आपको इसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और टेम्पोरल स्टेबिलिटी, अच्छा, टेम्पोरल स्टेबिलिटी से ये मुराद है कि किस तरह की उनका पास्ट वर्क एग्जिस्ट करता है एक दूसरे के साथ काम करने के हवाले से, और कितना उन्होंने आपस में, कितनी पुरानी टीम है, कितनी देर से काम कर रहे हैं, या बिल्कुल नई टीम है, बिल्कुल अभी मिले हैं, इस तरह के हवाले से टेम्पोरल स्टेबिलिटी के हवाले से बात हो सकती है। और जी, तो बहरहाल इन अगर टीम के बारे में सोचना हो तो इन 3
कॉन्सेप्ट के जरिए से, इन 3 एलिमेंट्स के जरिए सोचा जा सकता है। लेकिन बहरहाल कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम और भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं सोशल इम्पैक्ट को, कि व्हाट इज द सोशल इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस हैं जिनके हवाले से हम डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। Okay, dear students, so far we have discussed about some of the reason why we join groups and the kind of the group that exists in the organization. Now, group dynamics have also identified some key properties and the process of the team that are integral to how they perform on given tasks and also help us to make even better sense of the various types of the teams in organization and social life. तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सोशल इम्पैक्ट एंड ग्रुप साइज, सोशल फैसिलिटेशन, कन्फर्मेंस एंड ओबीडियंस के हवाले से, और एज वेल ग्रुप थिंक के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सोशल लॉकिंग के जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके हवाले से भी अब आपसे डिस्कशन करेंगे। तो पहले डिस्कशन शुरू करते हैं सोशल इम्पैक्ट और ग्रुप साइज के हवाले से। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय द सोशल इम्पैक्ट? सोशल इम्पैक्ट से मुराद है कि जो इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं उनकी किस तरह के आपस की इंटरेक्शन है, उनकी इंटरेक्शन की किस तरह की टाइज हैं। तो इसमें एक बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल जो हैं वो फिजिकली डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर कितने एक दूसरे के करीब हैं। अब आपको मालूम ही है कि जिस तरह के मामला खासतौर पे कोविड-19 के बाद भी हुआ है कि वर्चुअल टीम्स जो हैं उन्होंने काम करना शुरू किया, और ऑफिसेस भी जो हैं उस लिहाज से जब लॉकडाउन के अंदर वर्चुअली कोलीग्स जो हैं और मैनेजर्स जो हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट हुए, तो वो फैक्टर जो है और ग्रुप वर्क को किस तरह इम्पैक्ट करता है। मसलन अगर आप ये देखें कि आपको ये आइडिया होना हो कि अगर किस तरीके के साथ people get affected by their physical proximity. So social impact theory is concerned with how a social system influences people to behave and think in certain ways. That means that how people in team perform is a function of how well they know each other, trust each other, and get along, and how interrelated their jobs are in terms of space and time, and how large the group is. The larger the group, the lower the social impact. So in terms of the time and space, how they are basically connected with each other, and then how the size of the group impacted their social interactions. So group size is a critical component that how groups perform, and there are online groups often referred to as online communities like YouTube, Facebook, Instagram, and they would perceive to have a low social impact, and therefore they are not suitable for performing a socially complex task, because there are millions of the people who are interacting and communicating through these forums. बहरहाल आप इसके हवाले से ये देख सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इस आर्गुमेंट में लार्जर ग्रुप के हवाले से, और जिस तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फिनोमेना इज अ टेस्टमेंट टू दिस स्टेटमेंट। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर द अंडरलाइंग कोड इज ओपनली विजिबल and non-proprietary, such that it is open to contribution from huge number of globally distributed software engineers, तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जरा एक ब्राउज़र है फायरफॉक्स, और ये मोज़िला फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया है। ये एग्जांपल है ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर के हवाले से। और तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे इंडिविजुअल को एंगेज कर लेता है, एक किस्म की आप समझ लें कॉसाई टीम फॉर्मेशन के अंदर। और इसको जिस टर्म के जरिए से पॉपुलराइज किया गया है वो क्राउड सोर्सिंग है। क्राउड सोर्सिंग इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ टेकिंग अ टास्क once performed by the firm and outsourcing it to the large, usually undefined crowd of users through advanced online technology. तो क्राउड सोर्सिंग की वो टेक्नोलॉजी के जरिए से आप बहुत सारे और लोगों को एंगेज कर लेते हैं, तो इस जरिए से लार्ज ग्रुप जो हैं वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो बहरहाल साइज ऑफ द टीम जो है वो इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द सोशल इम्पैक्ट, और लार्जर ग्रुप के अंदर ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करना। स्मॉलर ग्रुप के अंदर थोड़ा आसान होता है कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। लेकिन इसकी हवाले से जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ग्रुप साइज़ क्या हो, ग्रुप साइज़ आइडियल ग्रुप साइज़ क्या है, उस हवाले से कुछ फैक्टर्स को ध्यान के अंदर रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द टास्क, कि टास्क की नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इज द टास्क कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस एंड अदर डिमांड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज।
एक लार्जर ग्रुप के अंदर एक ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, एक्सपर्टीज होंगी, स्किल्स होंगे, नॉलेज होंगे, और एक जो छोटा ग्रुप साइज होगा उसमें ये थोड़ा कम होगा, तो एक ट्रेड ऑफ हो सकता है. लार्जर ग्रुप विल हैव अ ग्रेटर पूल ऑफ टैलेंट टू चूज फ्रॉम देन अ स्मॉलर ग्रुप. However, larger group will require clearer leadership and coordination, as more people can mean greater chances of conflict. तो ये एक larger group के हवाले से बात है. Second factor, what is the nature of the physical space within which the team will operate? Space limited है, तो larger group जो होगा वो comfortable नहीं रहेगा, cramped हो जाएगा उस छोटे space के अंदर. Is there likely to be a high turnover of staff? A small team cannot afford for one or two people to leave. So is the large team large or skilled enough to cope with dropouts? तो एक छोटी टीम अगर 4-5 लोग हैं, 2-3 लोग ही चले गए तो उसका इफेक्ट हो जाएगा. एक बड़ी टीम है तो उसकी बड़ी टीम के ऊपर उस तरह का इफेक्ट नहीं होगा, अनलेस वो लोग बड़े स्किलफुल हों और उनके जाने से पूरी टीम इफेक्ट हो जाए. How skilled, knowledgeable and able are the team players? High ability teams outperform low ability teams irrespective of the size. तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्किल्ड और नॉलेजेबल लोग हैं, चाहे वो थोड़े ही हैं, तो वो जो है एक बड़ी टीम को जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं. देन आर टीम मेंबर्स हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस? Heterogeneous teams have more to offer learning, homogeneous team have more to offer group cohesion. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की टर्म से मुराद ये कि ग्रुप मेंबर्स की आपस की हम आहंगी कैसी है, अगर आपस में उनकी किस तरह की टीम वर्क किस तरह का डेवलप किया हुआ है, वर्क रिलेशनशिप किस तरह के डेवलप किए हैं, पर्सनैलिटी की कितनी पर्सनैलिटी लाइक्स हैं. अगर पर्सनैलिटी एक जैसी हैं तो एक होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है तो वो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है. और फिर इज द टीम टू बी सेल्फ लेड और विल देयर बी अ फॉर्मल लीडर established? Large team will find it harder than small team to be self-led, and so structure and system will need to be implemented in order to direct large teams. Or small team tend to be better for self-led tasks as people tend to share leadership in small teams. तो बहरहाल इसके हवाले से बहुत सारी रिसर्च हुई भी हैं कि साइज़ क्या होना चाहिए, एक आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए. तो ये फैक्टर जो मैंने अभी आपसे बात की हैं, इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो हैं टीम के साइज़ के हवाले से डिसाइड कर सकते हैं कि टीम का आइडियल साइज़ जो होगा क्या होगा. अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन. और सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट जिस तरह अभी हमने बात की सोशल इन्फ्लुएंस के हवाले से, तो इसी तरह जो ग्रुप ऑफ द पीपल हैं दे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. और सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक दैट इज एज ओल्ड एज द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इटसेल्फ. और उन्होंने ये देखा था कि हमारा जो दूसरे लोगों की मौजूदगी है वो किस तरीके से आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है. मसलन आप अगर कोई टास्क दूसरे लोगों की मौजूदगी में करते हैं उसका इफेक्ट आपके टास्क के ऊपर क्या आता है. सोशल फैसिलिटेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि लोगों की मौजूदगी जो है, लोग जब आपको देख रहे हैं उस काम को करते हुए, तो वो उनका देखना, उनका आपको ऑब्जर्व करना आपकी टास्क परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है. तो बहरहाल सोशल ये देखा गया है कि जब जिस हाउसन स्टडीज जो हुई थी ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज के हवाले से, उसमें सोशल फैसिलिटेशन ने पॉजिटिवली इफेक्ट किया. जब लोगों को पता चला कि रिसर्चर उनको देख रहे हैं तो उनकी काम की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई. लेकिन ये भी देखा गया है कुछ मामलात में जब वो काम उस इंडिविजुअल को नहीं आता या नोवाइस है, और उस सूरत में अगर ऑब्जर्वेशन के ऊपर रख दिया जाए या सोशल फैसिलिटेशन की जाए तो उस सूरत के अंदर ये हो सकता है कि वो शख्स जो है उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इफेक्ट हो जाए. मतलब वो पर्सन ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए, वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि सब लोग उसको देख रहे हैं और वो उस काम के अंदर इतना स्किलफुल ना हो, वो उस काम में उसकी इतनी मास्टरी ना हो, जिसके नतीजे के अंदर वो ये हो कि वो काम उस तरीके से बेहतर तौर से परफॉर्म ना कर सके. तो सोशल फैसिलिटेशन वहाँ तो ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट क्रिएट करता है जहाँ आप जो पर्सन एक्सपर्ट है उन चीज़ों के अंदर, उसके स्किल्स के अंदर, और जहाँ जो है अगर एक्सपर्टीज ना हो तो उस सूरत के अंदर जो है सोशल फैसिलिटेशन जो है वो परफॉर्मेंस को नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकती है. अच्छा जी, ये तो बात होगी सोशल फैसिलिटेशन के हवाले से. अब हम बात करते हैं कन्फर्मेंस एंड ओबीडियंस के हवाले से.
अच्छा, कन्फर्मेंस एंड ओबीडियंस के हवाले से एक मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ है सोलोमन ऐश का। वो भी एक्सपेरिमेंट की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी। और ये देखा गया कि लोग जो होते हैं अगले लोगों के ओपिनियन की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। और अगर एक ग्रुप के अंदर सब लोग एक बात कर रहे हैं तो अगला इंसान अगर सोचे कि ये काम, उस बात से वो एग्री नहीं भी करता और सोचता है कि वो ये काम ना भी करे, लेकिन कभी कभार उस ग्रुप के प्रेशर में आकर वो लोग वो काम कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्फर्मेंस एंड ओबीडियंस इन द ग्रुप। कि आप जो है कन्फर्मिटी उस ग्रुप के अंदर रहते हुए उस ग्रुप के अंदर रहने के लिए आप ये कर रहे हैं कि वो बात से एग्री कर जाते हैं, अदरवाइज आप उस बात से एग्री नहीं कर रहे। और अगर एक पूरा ग्रुप किसी एक बात के ऊपर एग्री करके, कई बार लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं कि सब लोग एग्री कर गए तो मैं भी कर लेता हूँ, बावजूद अगर ये फैक्टर हो कि वो समझ रहे होंगे जो सब लोग एग्री किया है जिस बात के ऊपर, वो बात जो है वो शायद ठीक नहीं है। तो बहरहाल कन्फर्मिटी बहरहाल लेकिन ज़रूरी भी है। ऐसी बात नहीं कि आप नॉन कन्फर्मेंस ही हो जाए, क्योंकि अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं जहाँ कोई रूल्स ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपको पता चले किस तरीके के साथ डिसीजन मेकिंग होनी है, क्योस सा लगे, तो आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ किसी जंगल में पहुंच गए हैं कि किस तरह का ना कानून है, ना कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, और कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। तो वहाँ कन्फर्मेंस जाहिर सी बात है, नॉन कन्फर्मेंस जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इस हवाले से ये जो होगा वो, इसलिए ये सोचना कि सिर्फ, और हाँ, कन्फर्मेंस वहाँ आपके लिए ठीक नहीं जहाँ आप ब्लाइंडली कन्फर्म करें उन बातों को, उन चीज़ों को जिनको आप सोच सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं और जिनके ऊपर अपनी एक राय का इजहार कर सकते हैं। कंफर्मिटी से ही रेलेवेंट जो कि एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ग्रुप थिंक। और ग्रुप थिंक रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू सीक एंड मेंटेन हार्मनी इन अ ग्रुप एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग और अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट मे डिसरप्ट हार्मनी। मसलन ये इरविंग जेनिस ने ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। उसने कहा था इसकी वजह से कई लोग जो हैं बड़े गलत डिसीजन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप थिंक की वजह से। और कई बड़े वेल एजुकेटेड लोग इस तरह के ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं कि जब सब लोग मिलकर ये एक बात को डिसाइड कर रहे हो और फिर उस ग्रुप के अंदर हार्मनी को मेंटेन करने के लिए कोई शख्स उससे इख्तलाफ ना करे और जो लोग वो सारी बात कर रहे हैं उस बात को मान जाएं, तो ये इसका मतलब है वो ग्रुप जो है वो ग्रुप थिंक का शिकार हो गया। और इसी तरह सीनियर लीडरशिप की पोजीशन में भी देख सकते हैं कि जहाँ बहुत सारे सीनियर लीडर मिले हुए हों, यानी मिलकर बैठे में हों और मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ एक हार्मनी मेंटेन के लिए एक ऐसा डिसीजन कर लें, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ऐसा डिसीजन कर लें जिसकी वजह से बाद में ट्रबल हो ओवरऑल ग्रुप के हवाले से। तो बहरहाल ये ग्रुप थिंकिंग के कुछ जो क्लासिकल एग्जांपल हैं वो नासा का एग्जांपल दी जाती है स्पेस शटल चैलेंज के हवाले से, और उसके हवाले से केस एनालिसिस आपकी बुक में भी दिया गया है। और कि किस तरीके के साथ नासा के सीनियर इंजीनियर और सारे एडमिनिस्ट्रेटर एक ग्रुप थिंक का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो स्पेस शटल चैलेंजर जो है वो कैसे जो है वो ट्रेजिकली एंडिंग हुई थी उसकी। और एक एक्सीडेंट, यानी वो फौरी तौर पे जैसे ही हवा के अंदर गया तो वो जो है ब्रस्ट कर गया। तो बहरहाल आप ग्रुप थिंक को अवॉइड करने के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों को इनकरेज करें कि वो अपने ओपिनियन को वॉइस करें और ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, और टीम का जो भी डिसीजन हुआ है उसको क्रिटिक करें और इनकरेज करें, ताकि टीम जो है बेहतर डिसीजन में पहुंचे। और टीम कैन एलोकेट अ डेवल एडवोकेट एज वेल। डेवल एडवोकेट से मुराद है कि जो टीम का जो डिसीजन हुआ है उसके हवाले से एक अल्टरनेट ओपिनियन दे, एक डिसीजन के हवाले से या डिसीजन के असम्पशन के हवाले से या डिसीजन करने के हवाले से एक कोई अल्टरनेट ओपिनियन रखे, एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव जो है प्रोवाइड करे। बहरहाल एक और भी तरीका है कि आप रिफ्लेक्सिव ट्वीट्स के ऊपर भेजें ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, ताकि वो रिफ्लेक्सिव ट्वीट के अंदर जाएं जहां जाके वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे जो हमने अपने डिसीजन किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम कैसे करते हैं, किस तरह कर सकते हैं और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट है कि समवन बैड और समथिंग रॉन्ग, इसके हवाले से सोशल लोफिंग के हवाले से जो कि और टर्मिनोलॉजी जैसे के साथ ही हैं, जिस तरह बल्जिंग, फ्री राइडिंग, लेजीनेस, और जिसमें हम सब लोग ये फिनोमेना कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं और स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है
जहाँ स्टूडेंट के अंदर, ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उतनी एफर्ट एग्जर्ट नहीं करते जितनी बाकी सब लोग एफर्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग, कुछ लोग उनको फ्री राइडर या समझें, या आप समझें कि आप वैसे ही काम कर रहे हैं। उर्दू में जब कहते हैं नहीं, जो ये मुफ्ते में काम कर रहे हैं, कि यानी कि ये इसके अंदर एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे। तो बहरहाल सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी नजर आता है, सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर भी नजर आता है। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग सोशल लोफिंग या सोशल लोफर बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको लगता हो कि हम ज़्यादा बेहतर तौर से परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कि हमारे पीयर्स कर रहे हैं। बीइंग पुअरली मैच टू द जॉब, जो कि जॉब उनको दी गई है वो उनके स्किल के मुताबिक नहीं है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसा जैसे फैमिली रिलेशनशिप और हेल्थ इशू हो सकते हैं। अ, तो ये बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। और उनकी अपनी नॉन इंटरेस्ट भी हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ही ना हो उस काम करने के हवाले से, बस वो इसलिए काम कर रहे हो कि उनको जैसे स्टूडेंट्स के अंदर ग्रेड्स मिल जाएं या उनको मार्क्स मिल जाएं, लेकिन वो अदरवाइज जो है इंटरेस्टेड नहीं है उस काम करने के हवाले से। बहरहाल जब अगर सोशल लोफिंग हो तो आप इसके हवाले से कैसे इसको करेंगे काउंटर? उसके लिए ये है कि आप मेंबर्स हैव अ क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर रोल्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो टीम मेंबर्स के हवाले से। और एक क्लियर गोल सेट किए जाएं इंडिविजुअल के हवाले से, टीम के हवाले से। और टीम और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कैसे मैयर करेंगे, परफॉर्मेंस मैयरमेंट के टूल्स भी होने चाहिए। किस चीज़ को आप कहेंगे जी ये सक्सेसफुली परफॉर्मेंस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क, उसके लिए क्या आपका परफॉर्मेंस का पैरामीटर होगा। तो और जब अगर टीम में के रिवॉर्ड जो है अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बेस में हो, तो हाउ अलाउ टीम मेंबर टू डिसाइड हाउ मेंबर्स विल बी पनिश्ड फॉर द फेलियर टू परफॉर्म। तो ये भी अगर आप डिसाइड कर लेंगे किस तरीके के साथ एक किस्म का उन पर मॉरली और एथिकली भी एक प्रेशर क्रिएट हो, ताकि वो मोटिवेट हों काम करने के हवाले से। बहरहाल तो ये सोशल लोफिंग के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और मैनेजमेंट बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं तो टाइट सोशल लोफिंग के हवाले से। रादर देन दे यूजिंग अ डिक्टोरियल टीम मैनेजमेंट स्टाइल कॉपरेशन in an ad hoc decision making, groups can function robustly and efficiently। तो बहरहाल ज़्यादा कोशिश की जाती है कॉपरेशन के अंदर, इन्वॉल्वमेंट के अंदर, एंगेजमेंट के अंदर, ताकि सोशल लोफिंग के मामलात को एड्रेस किया जाए। तो सिंपली ये कहना है सोशल लोफिंग इज नॉट सिंपली पीपल बीइंग लेजी who need to be forced into doing more work, rather it is more subtle practice and has many reasons for being। और इसकी और भी बड़ी गहरी वजूहत हो सकती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो पर्सन जो है वो सोशल लोफर या सोशल लोफिंग के अंदर एंगेज हो रहा है। Okay, let's talk about that how teams form and develop and differentiate between stages and the process model of team development. Then we will discuss about the social psychology of the team role, because if you know your roles and responsibilities in the team setting, that is crucial to the performance. So first of all, team formation. So first look at the stages of the team development. West identified there are four key dimensions upon which all teams can be differentiated, and there are some similarities with the Hollenbeck 2012 categories. First is the degree of the permanence, that refers to the duration that the team are expected to operate as a team, and the temporal life of the team can vary from quite short assignments to long term tasks। एक प्रोजेक्ट टीम हो सकती है जो एक शॉर्ट टास्क के लिए काम करे, और इसके अलावा कुछ परमानेंट टीम भी हो सकती हैं जो कि बहुत देर तक एक दूसरे के साथ काम करें। Second, teams vary in terms of expectation of skill level required over time। एक स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम हो सकती है जो कि दे प्रोवाइड केयर टू द एक्सपेक्टेंट मदर्स विद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। तो उनका नॉट ओनली आर द रिक्वायर्ड स्किल लेवल्स हाई, बट द they must be constantly developed to keep up with the technological changes and improvement in the knowledge of care and the treatment of variety of medical complication। तो बहरहाल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और इन वजह से ना सिर्फ उनका लेवल ऑफ नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहना चाहिए। तो एक स्किल सेट के हवाले से भी टीम की आप डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, ऑटोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस, एंड दैट रेफर टू द लेवल ऑफ रियल पावर एंड इन्फ्लुएंस possessed by the team member। जिस तरह अगर जिस तरह जेनेटोरियल स्टाफ है या फिर सपोर्ट स्टाफ है, हो सकता है उनकी ऑटोनॉमी और इन्फ्लुएंस जो है कम होता है इन कंपैरिजन टू द
top managers and top executive of that organization. फिर finally team differ in the terms of the nature of the task involved. Task can be routine, as would be the case on a car assembly line, whereas the senior leadership team may develop the strategy for a company for the next 2 decades. तो नेचर ऑफ द टास्क किस तरह का है टीम का, रूटीन टास्क कर रहे हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट की टीम है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल एक्सरसाइज कर रही है। तो इसके अलावा टीम फॉर्मेशन के अंदर एक और कंपोनेंट है जिसको स्पेटियो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि टीम मेंबर जो हैं वो किस तरह की प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो है कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या वो क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है या फिर वो एक डिस्टेंट और रिमोट फिजिकल प्लेस के साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर उनका टाइम, किस टाइम के अंदर, क्या एक उनका सिंगुलर टाइम है, जो सिंगुलर टाइम के अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं या उनके डिफरेंट टाइम हैं। इस तरह एक वर्चुअल टीम्स हैं जिनके मुख्तलिफ मेम्बरान मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं, तो उनका जो होगा टाइम जो होगा वो डिफरेंट होगा और उनका स्पेस जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन जो एक फिजिकल टीम है जो कि मिल रही है एक जगह के ऊपर और एक ही टाइम में मिल रही है, एक जगह बैठकर काम कर रही है, तो उनका स्पेस और टाइम जो होगा वो सेम होगा। तो बहरहाल virtual teams are teams that operate across space, time and organizational boundaries in order to complete a project, and they use computer mediated communication technologies and collaborative software in order to communicate and share information. तो बहरहाल ये समराइज अगर कहें वेस्ट की कंपोनेंट को 4 की डायमेंशन को, तो उसमें डिग्री ऑफ परमानेंस, skills, competencies, autonomy and influence, level of task from routine to strategic, और जो फिफ्थ एलिमेंट ऐड किया है ऑथर्स ने वो है स्पेटियो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं टीम स्टेजेस के हवाले से। एक बड़ा कॉमन मॉडल है टीम डेवलपमेंट के हवाले से कह लें, ग्रुप डेवलपमेंट के हवाले से कह लें, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टकमैन का मॉडल है कि लोग किस तरह टीम्स बनाते हैं, किस तरह डेवलप करते हैं। उसने कुछ एक लीनियर मॉडल डेवलप किया हुआ है, उसने मुख्तलिफ स्टेजेस इसके अंदर बताई हैं। एक उसने कहा है फॉर्मिंग, फिर सेकंड स्टॉर्मिंग, थर्ड नॉर्मिंग और फिर परफॉर्मिंग स्टेज है और ग्रुप डेवलपमेंट है, और लेटर जो बाद में बात फाइनल स्टेज पे ऐड की गई जिसको हमने कहा एडजर्निंग। तो अगर आप इनके हवाले से देखें, अगर फॉर्मिंग की स्टेज देखें, जिस तरह के नेम सजेस्ट कर रहा है कि पीपल जो हैं दे फॉर्म ग्रुप्स, दे टेंड टू ट्राई एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड सीक टू गेन एक्सेप्टेंस बाय अदर। ये ऐसा मामला है जिसके अंदर लोग जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किसके साथ ग्रुप बनाना है, किसके साथ ग्रुप नहीं बनाना है, किस तरह हमने करना है। ये एक अर्ली स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट के हवाले से। और तो बहरहाल इसके अंदर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आते, लोग इस तरह की बात भी नहीं कर रहे थे शुरू में ग्रुप की फॉर्म की डेवलपमेंट के बाद में। अच्छा, फिर स्टॉर्मिंग की स्टेज आती है और उसमें जो है जब ग्रुप फॉर्मिंग के अंदर, फॉर्मिंग की स्टेज के अंदर जब एक ग्रुप फॉर्म बन जाता है, तो ग्रुप फॉर्म के बाद जो है इस हवाले से बातचीत होती है कि जो ग्रुप का टास्क है या टीम का टास्क है उसके हवाले से बातचीत होना शुरू हो जाती है। ग्रुप मेंबर, इन ग्रुप मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, उनका लेवल बढ़ जाता है। कन्फ्लिक्ट सामने आ सकता है कुछ इशूज के हवाले से, ग्रुप के आउटकम्स के हवाले से, ग्रुप के टास्क के हवाले से, और ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के साथ नॉर्मली नाइस होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू सामने आ गया है तो उसके हवाले से थोड़ी हीटेड डिबेट्स भी हो सकती हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ सकता है। तो ये इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है वो नॉर्मिंग की स्टेज शुरू हो जाती है। और नॉर्मिंग की स्टेज में आप लोग ये अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनका रोल क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, कौन क्या करेगा टीम के अंदर। और जब एक दफ़ा नॉर्म स्टैब्लिश हो जाते हैं तो ग्रुप नॉर्म्स को तमाम मेंबर जो हैं फिर अबाइड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और फिर ये ग्रुप नॉर्म जो होते हैं किस्म के, आप समझ लें कि जब बन जाते हैं इस हवाले से, तो वंस स्टैब्लिश हो जाए तो फिर इसको फॉर ग्रांटेड इस सेंस में लिया जाता है कि तमाम लोगों को पता है उन्होंने इस ग्रुप के अंदर क्या क्या काम करना है, और आपको समझ में आ जाती है तमाम ग्रुप मेंबरान को कि उनका क्या क्या काम होंगे, क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फिर उसके बाद जो लास्ट फोर्थ स्टेज आती है उसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। So once the team has established its norms and a sense of cohesion is achieved, the team is ready to perform. Um, तो बहरहाल हमने जब पहले टीम की डेफिनेशन की थी तो आपको याद बताया था कि टीम के जो लोग होते हैं वो इंटरडिपेंडेंटली लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी टास्क परफॉर्मेंस लिंक कर रही होती है,
इस सेंस में कि ओवरऑल जो टीम का ओवरऑल टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए टीम के मेंबर्स की परफॉर्मेंस एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, और इसके हवाले से तमाम टीम के मेंबरान को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो टीम का आउटकम जो है वो अचीव कर सकें। और टीम तभी एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है जब तमाम लोग जो हैं वो मिलकर काम करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और that what they are doing, every member have a good understanding about what they are doing and they can adapt to the changes as needed in order to get things done. Or performing team is identifiable when people are comfortable in airing their concerns and the team members work through problem and issues without severe conflicts. तो ये परफॉर्मिंग की स्टेज है, इसके अंदर आपके उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो अराइज भी हो जाए तो उनको रिजॉल्व किया जाता है ताकि टीम जो है वो बेहतर तौर से परफॉर्म कर सके। और उसके बाद एडजर्निंग स्टेज है, टीम हैज कंप्लीटेड अ टास्क एंड एवरीवन शुड बी बास्किंग इन द ग्लो ऑफ अ जॉब वेल डन। काम ख़त्म हो गया है, लोगों ने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए कि हाउ कैसे हमने टास्क किया, और उन्होंने गुड बाय किया एक दूसरे के साथ, और और फिर भारत, तो एक टीम का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो एक किस्म की ख़त्म हो जाती है और टीम जो है वो एडजर्न हो जाती है। कुछ जगहों के ऊपर टीम जो है वो ये भी कर सकती हैं कि वो एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद दे बिकम फॉर्मल टीम। एक प्रोजेक्ट टीम थी वो एक फॉर्मल टीम बन जाए, और वो फॉर्मल टीम जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल ये कुछ 5 स्टेजेस हैं। क्या हर टीम इस स्टेज से गुजरती है? ज़रूरी नहीं है तमाम टीमें इन तमाम स्टेज से गुजरें। अगर आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आप पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के हवाले से कोई टास्क मिलता है तो हो सकता है आप नॉर्मिंग की स्टेज से शुरू कर दें, परफॉर्मिंग स्टेज से शुरू कर दें, और फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग की स्टेज उस तरीके से ना आए। और हो सकता है कुछ चीज़ों में स्टॉर्मिंग के लेवल पे कन्फ्लिक्ट इस लेवल का हो जाए कि वो नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग के लेवल पे ना आए, और नॉर्मिंग के लेवल पे लीडरशिप अगर डिसाइड ना हो कि कौन लीड करेगा, किस तरह लीड करेगा, किन मामलात को देखेगा, अगर वो ना हो तो हो सकता है कंपनी जो ग्रुप है वो परफॉर्म बेहतर तौर से ना कर सके। तो बहरहाल ये कुछ एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से। तो बहरहाल ये हमें थोड़ा हेल्प ये करता है कि किस तरह की डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं ग्रुप डेवलपमेंट के हवाले से, कि एक टीम को कैसे मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ज़रिए से कैसे एक टीम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन बहरहाल जब इन रियलिटी में जब टीम परफॉर्म करती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मैटर, इतना लीनियर प्रोसेस नहीं होता। और वन इंटरेस्टिंग वे टू थिंक ऑफ टीम वर्क इज टू व्यू इट एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी इज द process of thinking about the effects of one's role, uh, assumptions, and behavior on a given action or object, and of considering the effect that the action has on how we continue to think and behave. Um, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, और आपका आप लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो आप अपने काम के हवाले से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका इसके हवाले से क्या काम है, लोग आपके काम को कैसे देखते हैं, और लोग क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका काम कैसे है। मतलब अगर आपका एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा वक्त लेता है अपनी बात को समझाने के अंदर, बात को करने के हवाले से, और काम करने में थोड़ा स्लो है, अगर आप उसको कहते हैं कि जनाब, आप बाकी ग्रुप मेंबर उसको ये फीडबैक देते हैं कि आप अपने काम को करें, और वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो इस काम को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा तो ये प्रोसेस है, मैं इसी तरह सोचता हूँ। अब ये रिफ्लेक्सिविटी का मुराद है कि बाकी लोग जो फीडबैक दे रहे हैं उनका देखा जाए वो कितना जेन्युइन फीडबैक है, और लोग अपनी प्रैक्टिस को भी देखें कि वो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से कि वो काम कैसे कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस की रिफ्लेक्शन के नतीजे के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस को टीम के अंदर जो है वो बेहतर कर सकें। तो बहरहाल ये एक टीम वर्क के और टीम फॉर्मेशन के हवाले से एक बेहतर तरीका है जिसके अंदर आप एक मालूम कर सकते हैं कि आप टीम के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और उस टीम के अंदर जो आपकी थिंकिंग है या फिर आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, और बाकी लोग जो हैं उस प्रोसेस के हवाले से क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। अगर टीम जो है रिफ्लेक्टिव ना हो अपने प्रोसेसेस के हवाले से, अपने थिंकिंग के हवाले से, और इंडिविजुअल भी प्रोसेस के हवाले से ना हो, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। कुछ नॉन रिफ्लेक्टिव टीम के हवाले से वेस्ट ने आइडेंटिफाई की हैं प्रॉब्लम। दे टेंड टू कंप्लाई अनक्वेश्चनली क्वेश्चनली एंड विद ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स और प्रोसेस को फिर चैलेंज नहीं किया जाता, बात नहीं की जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बल्कि बस अबाइड किया जाता है, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उन्हीं लिमिटेशन के अंदर काम किया जाता है। उन लिमिटेशन से आगे एक्सटेंशन नहीं होती,
और फेल टू डिस्कस और चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन इनकॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशन की इनकॉम्पिटेंस को डिस्कस नहीं किया जाता। एंड कम्युनिकेट इन डेप्थनेस एंड डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंटिन्यूसली डिपेंडेंसी रहती है टीम की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही, और रिलाई हैविली ऑन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड री एश्योरेंस। तो एक रिफ्लेक्टिव टीम जो होगी वो जो है वो इम्प्रूव भी कर सकती है चीज़ों को और चैलेंज भी कर सकती है उन बिहेवियर को विच आर नॉट कंड्यूसिव टू टास्क परफॉर्मेंस एंड द बेटरमेंट ऑफ द टीम आउटकम, जबकि एक नॉन रिफ्लेक्टिव टीम जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। डेवलपमेंट इज नॉट इन द स्टेजेस बट अ जर्नी, और रिफ्लेक्टिविटी ऑफ वन रोल अजम्पशन एंड बिहेवियर, क्या सोचते हैं क्या अजम्पशन है, इसके करने से ओवरऑल जो है वो टीम के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। इसके हवाले से जो कि अब हम टीम रोल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ये एक फाइनल बट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द टीम है। वी नीड टू कवर दिस इशू ऑफ द टीम रोल्स। जैसा हर इंसान का एक रोल होता है ज़िंदगी के अंदर, इस तरह टीम के हवाले से भी उसके रोल होते हैं जो कि उसके अंदर बताए जाते हैं कि आपका रोल जो होगा उस टीम के अंदर क्या है, या बताया जाता है, या लोग समझ जाते हैं कि इस टीम के अंदर हमारा रोल क्या होगा। अगर एक टीम जो है जिसने कोई मेजर इवेंट जैसे आपने रन करना है, तो कोई पर्सन होगा जो बजटिंग फाइनेंस को देख रहा होगा, कोई पर्सन है जो ऑपरेशन को देख रहा होगा, कोई पर्सन है जो मार्केटिंग को देख रहा होगा, कोई पर्सन केटरिंग के मामला को देख रहा होगा, कोई पर्सन गेस्ट को कैसे देखना है उन सारे मामला को देख रहा होगा। इवन आपके घर में अगर कोई शादी के फंक्शन हो तो आपको मालूम है कितने सारे काम होते हैं और वो कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से वो काम किए जाते हैं। तो अगर एक पर्सन जो है वो बजटिंग कर रहा है और अगर उसका रोल जो है वो स्लिप कर जाए, स्लिप से मुराद ये है कि अगर उसका वो नहीं कर पाता, तो फिर जो होगा वो ओवरऑल कॉस्टिंग और इनवॉइसेस और सारी चीज़ें जो होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो बहरहाल सारे रोल जो होते हैं पहले प्रिस्क्राइब नहीं होते, बहुत सारे रोल जो होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं जब आप लोग काम करते हैं, तो कुछ रोल इमर्ज होते हैं और फिर लोग जो हैं उस हवाले से काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो कि कुछ रोल्स के हवाले से मामलात के अंदर जब कभी कभार अगर रोल एम्बिगिटी हो, रोल एम्बिगिटी से मुराद ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं, आपको कहा जाए कि जी आप अब आपने आपका पहला दिन है, लेकिन आपको ये बताया ही नहीं जाए कि आपका क्या रोल होगा इसके हवाले से, क्या काम करने होंगे इसके हवाले से, तो उसके हवाले से आप रोल एम्बिगिटी का शिकार हो सकते हैं, या आपको क्लैरिटी ना हो कि मैंने किस तरह काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, तो ये रोल एम्बिग्यूस हो जाएगा। और इसके हवाले से फिर अगर हम ये भी देखें कि जेंडर रोल्स जो हैं, अच्छा जेंडर रोल से हमारी मुराद ये है कि एक हमारी सोसाइटी के अंदर जो हैं कुछ मैस्कुलन मेल और फेमिनन रोल जो हैं ऑक्यूपेशनली वाइज डिफाइन कर दिए जाते हैं। मतलब कुछ जॉब के हवाले से कहा जाता है वो ज़्यादा फेमिनन है, जैसे नर्स हैं, चाइल्ड केयर वर्कर हैं, और मेडिकल के प्रोफेशन हैं, और टीचिंग का प्रोफेशन है, और अदर रोल्स जिनको कहा जाता है ज़्यादा मैस्कुलन है, जिस तरह मैनेजमेंट के, लीडरशिप के, मोटर रेसिंग ड्राइवर, माइनर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो बहरहाल ये कुछ किस्म के जेंडर रोल हैं जो कि सोसाइटल रोल्स में डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी इन जेंडर रोल्स को जो है वो कहीं ना कहीं री इन्फोर्स कर रही होती है। बहरहाल बहुत सारे रोल जो हैं पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेवलप किए गए हैं, और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो इन रोल्स को चैलेंज भी कर रही हैं और प्रोफेशनली जो है वो सक्सेसफुल भी हो रही हैं उन डोमेन्स के अंदर भी जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन समझे जाते थे। तो ये भी कुछ मामलात हैं जिनको रोल के हवाले से देखा जाता है। अच्छा जी, रोल थ्योरी बुनियादी तौर पे डिराइव हुई है सोशोलॉजी से और सोशल साइकोलॉजी से, एंड इज कंसर्न विद हाउ पीपल कम टू बिहेव, थिंक एंड फील इन रिलेशन टू देयर सोशली सैंक्शन रोल्स। Roles are complex and varied and are always socially defined and experienced. People expect others to fulfill certain roles in society, and when they come into contact with people, they will make a judgment as to the roles people will play in different contexts based on certain individual and the group characteristics. तो इसका मतलब ये होगा कि सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रोल जो है असाइन करती है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडिंग्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग, और उसके हवाले से उनको चाहती है कि इसके अंदर वो उसी तरह परफॉर्म करें। और ये देखें, ये रोल जो सोशल रोल थ्योरी है, ये उसी तरह इसी वजह से लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइपिंग और एट्रीब्यूशन एरर का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज दे कंसिडर दैट द पर्सन इज परफॉर्म टू दैट पर्टिकुलर रोल। जैसे मैंने जेंडर रोल के हवाले से बताया कि ख़वातीन का एक ख़ास रोल ख़ास प्रोफेशन के हवाले से देखना, इस तरह मर्दों का भी ख़ास रोल ख़ास प्रोफेशन के हवाले से इन चीज़ों को देखना। अच्छा, पहले मैंने रोल एम्बिगिटी की बात भी की थी। रोल एम्बिगिटी कैन लीड टू द रोल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। अच्छा, रोल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ क्रिएट हो जाता है कि जब आपके पास दो
आप रोल परफॉर्म कर रहे हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। मसलन अगर आपके पास एक रोल है जिसमें आप जैसे फ्रंट डेस्क कैशियर हैं, ये एक रोल है, प्लस आपके पास एक और रोल दे दिया जाए कि जनाब जितनी क्वेरीज आ रही हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, वो भी आपने अटेंड करनी है। अब आपने क्वेरीज भी अटेंड करनी है, आपने वो भी अटेंड करना है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए दोनों रोल। या फिर आप जनरेट से किसी आप उसमें काम करते हैं, ये जो क्या होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कॉल सेंटर्स, हाँ सॉरी, कॉल सेंटर्स में आप जॉब करते हैं, तो कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते हुए आपको बताया जाए कि जनाब आपने इतनी क्वांटिटी ऑफ कॉल भी करनी है, प्लस आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो कभी कभार क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा करें और फिर आपकी अगर कोई पर्सन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, उसकी कॉल की ड्यूरेशन कम करें, तो हो सकता है क्वालिटी इफेक्ट हो जाए। तो ये कभी कभार ये रोल जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाए। तो बारह डेवलपिंग टीम के हवाले से जो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए गए, रिफ्लेक्सिविटी एंड रोल्स के हवाले से, और फिर आपकी टीम रोल्स के हवाले से रोल एम्बिगिटी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, और फिर रोल थ्योरी के हवाले से जो बातें डिस्कस की गई हैं, जेंडर रोल्स कैसे होते हैं और किस तरीके से के साथ जो हैं ये मुख्तलिफ रोल्स को जो है वो आपके सोसाइटल रोल जो है आपके रोल्स को अफेक्ट करते हैं। टीम रोल्स के हवाले से बेल्विन की एक एग्जांपल्स ऑफ टीम रोल्स जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, टेबल 3.3 में आप देख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ टीम रोल जिस तरह प्लांट रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, कोऑर्डिनेटर, शेपर, मॉनिटर, टीम वर्कर, इम्प्लीमेंटर और कॉम्प्लीमेंट कंप्लीटर, फिनिशर और स्पेशलिस्ट के टीम रोल दिए गए हैं। ये भी एक अच्छी टाइपोलॉजी है जिससे ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि टीम के अंदर किस तरह के रोल्स होते हैं और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है और क्या उनकी वीकनेसेस हो सकती हैं इन रोल के हवाले से। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट, अभी तक तो हम टीम्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते रहे, लेकिन टीम्स का जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, टीम की डार्कर साइड्स क्या हो सकती हैं, अब हम इसके अंदर इसको डिस्कस करते हैं। और इसके वजह से जिस तरह के टीम कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं उन टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो बातें ज़्यादा डिस्कस हुई हैं वो हाउ टीम वर्क रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस, और ये ज़्यादातर मेजर इम्प्लीकेशन देखी जाती है टीम के हवाले से, जब टीम के हवाले से डिस्कशन की जाती है कि ये परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टीम के अंदर अजम्पशन है कि दैट दे शुड वर्क टुगेदर के अंदर जहाँ कभी कुछ लोग हैं, जब जब लोग टीम के अंदर काम करते हैं तो कई उनके साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से वो उन टीम सेटिंग के अंदर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, या फिर कुछ ऐसे काम हैं जिनकी नेचर इस तरह जिसके अंदर इंडिविजुअल वर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और तो इन हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कहीं इसी बुक में आपसे चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन के हवाले से। दो की पर्सपेक्टिव हैं, एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको टेलरिज्म कहा जाता है, दूसरा ह्यूमन रिलेशन ट्रेडिशंस हैं। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बड़ा इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से है, उसका इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ मैनेजमेंट है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय रिलेशन, और manager is assumed to know the best method or one best way of getting the job done, and team will have no role in deciding what gets done and how it is to be done outside, perhaps how much gets produced. The use of the team in which people work closely together in a social group to complete tasks is avoided, and scientific management emphasizes clear lines of management and the worker roles and states that work should be hierarchically divided, that is workers and manager must be clearly separated. तो इसमें तो इतना ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं की हुई कि टीम वर्क और कलेक्टिव वर्क के हवाले से बात की जाए, बल्कि मैनेजर और एम्प्लॉय के रोल्स को क्लियरली डिफाइन करके, और मैनेजर का काम है कि वो एम्प्लॉयज़ को बताए कि उन्होंने कैसे काम करना है। Human relation approach, which partly grew out of the resistance to the ideas inherent in the scientific management, that and emphasizes the role of the team and the importance of the social relationships in affecting workplace performance. And group are seen as a critical part of the human relation philosophy, which include notions such as people want to be liked, respected, and valued. Management role is to ensure that the people feel part of the team, and all staff and team should be involved in decision making and exercise self-direction. And management should clearly define the objective and expected outcomes, seeking input or buy-in from staff when making such decisions. So teams are important for human relations school of thought, लेकिन but the focus has been subject to the criticism
कुछ ने ये आर्ग्यू किया कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव अनरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीम, और एक अच्छी टीम को डेवलप होने के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और अच्छी टीम को डेवलप होने में, एक इफेक्टिव टीम को डेवलप होने में, कुछ रिसर्चर तो यहाँ तक कहते हैं कि 10 साल लग जाते हैं। तो हम सिर्फ, अगर सिर्फ टीम के गुड और फीलिंग गुड के ऊपर या गुड के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो उससे हमारी जो टीम की इफेक्टिवनेस है रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, उन हवाले से जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो होगा फिर हमारा एम्फेसिस कम हो जाएगा। और कि जिस तरह अगर कोई मसलन आप इस कदर इसके हवाले से बात की जाती है, अगर कोई टीम का मेंबर नहीं बनना चाहता तो उसको कहा जाता है ये प्रॉब्लमेटिक है, ये टीम प्लेयर नहीं है। और कुछ बहुत सारी ऐसी टीम होती हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती हैं, ऑटोनमस टीम होती हैं, जहाँ कोई फॉर्मल लीडर नहीं होता, और वहाँ हम ये देख सकते हैं कि वहाँ ऐसे लोग जो कि खुद से काम कर सकते हैं, खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस हवाले से। इसी तरह ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो इवॉल्व इनटू गैंग्स। अच्छा, गैंग जो होता है वो एक किस्म का क्लोज ग्रुप होता है that operates in illegal or illicit ways and can use bullying or very strong form of violence and dangerous rituals and practices to test loyalty। जिस तरह स्ट्रीट गैंग्स हैं, स्ट्रीट गैंग्स के अंदर जो होते हैं वो जिस तरीके का काम कर रहे होते हैं, जिस तरह उनके मेम्बरान होते हैं और किस तरह वो इलीगल वे से काम कर रहे होते हैं, और ये किस्म की डार्क साइड है टीम मैनेजमेंट के टीम के हवाले से। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी गैंग, कुछ ग्रुप जो हैं वो गैंग डायनामिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ये देखते रहना चाहिए कि जब आप टीम्स के अंदर काम कर रहे हैं तो टीम्स के जो काम है वो एथिकली और आइडियोलॉजिकली क्या है, एथिकली उनके जो काम है उसका एथिकल बेसिस क्या है, और क्या कोई वर्कर इस तरह तो नहीं है कि ग्रुप्स जो गैंग बन के उनको बुली किया जा रहा है, उनको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कि वो जो हैं अपनी सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से जो है वो थ्रेटेंड हो रहे हैं। तो बहरहाल ये डार्क साइड ऑफ द टीम है जिसको हम गैंग्स के हवाले से भी कह सकते हैं। और तो गैंग्स की डेफिनेशन भी यहाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और जो कि आप देख सकते हैं। ओके जी। अ, हम लोग टॉक्सिक हैंडलिंग इन टीम्स के हवाले से बात करते हैं, और इसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग काम करते हैं, इवन टीम्स के अंदर भी काम करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशन जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। और क्योंकि आपने ये भी देखा है कि आप जिन एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर काम करते हैं, जिन कोलीग के साथ काम करते हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जितना अपने फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना उनके साथ वक्त गुजारते हैं। तो वो भी एक किस्म का ग्रुप आ जाता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ इतना इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो सम टाइम पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस हैज नेगेटिव इमोशन एज वेल। मतलब हम किसी आइडियल प्लेस पे तो नहीं रह रहे, एक रियल प्लेस के अंदर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे के साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग भी डेवलप हो सकती है सोशल इंटरेक्शन के दौरान। इसकी वजह से कुछ जो है वो नेगेटिव इमोशन भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहरहाल अगर एक आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ मैनेजर बहुत अथॉरिटेरियन है, मैनेजर इनसेंसिटिव है लोगों की नीड्स के हवाले से, मैनेजर जो है सिर्फ अपनी ही चलाता रहता है, ना किसी की बात सुनता है, ह्यूमिलिएट करता है, बुली करता है लोगों को, और लोग गलती करने से डरते हैं, वहाँ अगर खौफ, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के इमोशंस जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये भी जो है, इसको हम कहते हैं टॉक्सिटी। टॉक्सिटी एट द वर्क प्लेस, अगर नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे जिसमें खौफ है, फियर है, गुस्सा है, एनजाइटी है, ये अगर नेगेटिव इमोशन लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो टॉक्सिटी होगी। अच्छा, फिर ये इनको हम टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं। रॉबिन्सन ने जो टर्म दी इन तमाम स्ट्रेसर्स के हवाले से, उसने टॉक्सिन का वर्ड यूज़ किया। ये जो अगर इस तरह के स्ट्रेसर जो होंगे वो मौजूद होंगे वहाँ। और फिर इसके अलावा उसने ये भी कहा है कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो टॉक्सिक हैंडलर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में। टॉक्सिक हैंडलर वो लोग होते हैं who take on the emotional pain of the other for the benefit of the whole system, like psychic sponges for a family or work system. They pick up all the toxicity in the system। और तो टॉक्सिटी ऐसे लोग हैं जो कि लोगों की बातें सुन लेते हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन सुन लेते हैं, लोगों का गुस्सा सुन लेते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर भी कोई एक रोल इस तरह का परफॉर्म कर रहा हो, अगर आपकी मदर हैं या फादर हैं या कोई बड़ी बहन है या भाई हैं जो कि लोगों की टॉक्सिटी को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उन्हें कहेंगे ये एक किस्म के एक किस्म के क्या बाकी टॉक्सिक हैंडलर हैं।
इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई इस तरह के मेंबरान हैं तो उनको भी हम टॉक्सिक हैंडलर कहेंगे, ताकि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की हार्मनी को बरकरार रखने के लिए वो टॉक्सिटी को हैंडल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऑफिशियल रोल में हो। और लेकिन बहरहाल इसके हवाले से ये भी है कि आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दी हुई है टॉक्सिटी के हवाले से। और क्योंकि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फियर ज़्यादा हो, डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस के अंदर लोग इमोशनल पेन महसूस करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से। और दैट अंडरमाइन होप एंड सेल्फ एस्टीम इन द पीपल एंड दैट एट वर्क। और ये जो चीज़ें हैं ये एज अ टॉक्सिन जो है वो एक्ट करती हैं और एक टॉक्सिटी क्रिएट करती हैं। तो इसके हवाले से 7 डेडली एम्स ऑफ टॉक्सिक इमोशन डिस्कस किए गए हैं। टॉक्सिक हैंडलिंग के हवाले से 7 डेडली एम्स हैं। इन से मुराद यानी आखिर में ये एन आ रहा है, आई और एन के साथ उन्होंने ये उसके साथ शुरू किया। आप इसकी डिटेल टेबल 3.4 में पढ़ सकते हैं। इसमें इंटेंशन है। इंटेंशन से मुराद ऐसा मैनेजर है कि जो कि जानबूझकर चाहता है कि लोगों को पेन इन्फ्लिक्ट करे, उनको तकलीफ में रखे, उनको अब्यूज़ करे, डिस्ट्रस्ट करे अपने स्टाफ को। इनकॉम्पिटेंट है अगर मैनेजर इस तरह का जिसके स्किल और एबिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को मैनेज करने के हवाले से इनफेक्टिव हैं। वो हो सकता है टेक्निकल स्किल में बहुत अच्छा हो लेकिन उसके पीपल स्किल जो है बड़े कमज़ोर हों। फिर इनफिडिलिटी है, मैनेजर who do not value the trust and the confidence of their employees and who betray any discussion made in confidence। आपको कोई प्रमोशन का प्रॉमिस किया जाए और कभी डिलीवर ना किया जाए, आपके साथ एक बात की जाए कि सीक्रेट रखेंगे और हर एक को बता दी जाए, तो ऐसे मैनेजर जो हैं वो इनफिडिलिटी हैं। इनके पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ग्रुप्स वो भी आपके टेबल में डिस्कस किए हैं, वहाँ आपसे जाके देख लीजिएगा टेबल 3.4 में। फिर insensitivity, manager may lack social intelligence, they have no idea and do not care how others feel, and such manager may also have no idea how others feel about them, and they may be unable to regulate their own emotions and behave in inappropriate ways। इनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ही कम होती है, ना इनको खुद का पता अपना सही इमोशन का ना दूसरे का, और कभी कभार बड़े इनअप्रोप्रिएट वे से ये एक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद इंट्रूजन। इंट्रूजन से मुराद ऐसे मैनेजर हैं कि जो कि चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो हैं वो अपने सोशल और फैमिली लाइफ को ख़त्म कर दें और सिर्फ लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे रहें, वीकेंड पे भी बैठे रहें, यहीं काम करते रहें। और बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, वो प्रोफेशनल बाउंड्री से क्रॉस करके उनकी पर्सनल टाइम की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहीं बैठे रहें, यहीं काम करते रहें। फिर इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस, toxicity can become embedded within the policies, procedure, and rules of the organization, especially when people are expected to act in way anti-ethical to their own values and belief। और मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल प्रोसीजर बना गए हैं वही जो है वो टॉक्सिटी जनरेट करते चले जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जो उनकी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी उन लोगों के लिए अगेंस्ट ये काम करें। मसलन अगर एक ऐसे आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ करप्शन हो रही है और विसल ब्लोइंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके ज़रिए से आप उन करप्शन के मामलात को हाईलाइट कर सकें, तो उसके रूल्स और प्रोसीजर जो हैं हो सकता है उन तमाम करप्ट लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस जगह के ऊपर। फिर इनएविटेबिलिटी, कुछ टॉक्सिटी जो है इनएविटेबल है और हर जगह पे होती है। और मसलन अगर वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो गई है, अगर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और वो टॉक्सिक इमोशन जनरेट हुए, टॉक्सिन जनरेट हुए, तो इस तरह की इनएविटेबल टॉक्सिटी भी होती है। लेकिन कुछ लेवल ऑफ टॉक्सिटी तो अनअवॉइडेबल है, कुछ जगहों के ऊपर कुछ टॉक्सिटी तो मौजूद होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है। लेकिन अगर एक लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात हो जाएं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है और बाकी लोग भी जो हैं वो बर्न आउट का या फिर उनकी भी प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। भारत टॉक्सिटी का एक बेस्ट रेमेडी तो कंपैशन है, लेकिन ये कंपैशन के बारे में कहा तो जाता है लेकिन ये बड़ी डिफ़िकल्ट है समटाइम इसको इनकलकेट करना और जनरेट करना, इवन दो ह्यूमंस की बुनियादी नेचर जो है वो कंपैशन ही है। बहरहाल तो ये इस चैप्टर के दरमियान जो मैंने आपसे बातें की हैं कि टीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल एट वर्क दैट स्टिमुलेट ह्यूमन रिलेशन दैट आर प्रोडक्टिव, कोहेसिव एंड अलाइन टू ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। और फिर टीम आउटकम जो हैं वो ग्रुप डायनामिक्स से इफेक्ट होते हैं और ग्रुप डायनामिक्स के अंदर जिस तरह जो मामला देखे जाते हैं, ग्रुप साइज, कोहेशन, सोशल फैसिलिटेशन, कन्फर्मेंस एंड ओबीडियंस, और टीम डेवलपमेंट के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि डिस्कस किए हैं आपसे, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड जर्निंग का। और फिर रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द टास्क जो है कैसे टीम की परफॉर्मेंस को वो बेहतर करती है नॉन लीनियर वे के अंदर।
और टीम की मैनेज करने के हवाले से बहुत सारे और इश्यूज के अंडरस्टैंडिंग होना, जैसे ग्रुप थिंक का, सोशल लूफिंग का, टॉक्सिक इमोशंस का, टॉक्सिक डाउनसाइड क्या है, और किस तरह इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉक्सिटी को और इन मामलों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।